ओके, सो अभी हम यहाँ पे पैंडास को आगे एक्सप्लोर करते हैं। तो हम डेटा कैसे इंपोर्ट करते हैं पैंडास में, ये तो हमने देख लिया। अब आगे हम इसमें देखते हैं कि जब हमें इसमें आगे प्रोसेसिंग करनी होती है, क्योंकि पैंडास सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड पैकेज है इन केस ऑफ द डेटा इंडस्ट्री। अगर हम डेटा इंडस्ट्री की बात करते हैं तो पैंडास सबसे ज्यादा यूज होता है। और सबसे ज्यादा इंटरव्यूज में भी यही पूछा जाता है, क्योंकि डेटा एडिटिंग के लिए इससे कोई बेहतर पैकेज अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, एंड विल सी कि और क्या क्या चीजें इसमें हम डाल सकते हैं। यहाँ पे लेट्स स्टार्ट विद मेरी स्क्रीन दिख रही है? नहीं, स्क्रीन मैंने शेयर नहीं नहीं सर। की। प्लीज टेल मी, अगर मैं कुछ स्टार्ट कर दूं और स्क्रीन शेयर ना हो तो बोल दिया करो सर। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास एट्रीब्यूट्स ऑफ डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम के एट्रीब्यूट्स में हमारे पास वेब डीएफ है। वेब डीएफ ये हमने यहाँ पे ये एक डेटा फाइल है, ये हमने इंपोर्ट करी है। ठीक है, तो ऐसे ही हम बहुत सारी डेटा फाइल्स इंपोर्ट करके लेके आ सकते हैं। अब यहाँ पे हमें अब फाइल तो इंपोर्ट होके आ गया, फाइल के बारे में हमें डिटेल्स पता करनी है। तो फाइल के बारे में डिटेल्स पता करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले वेब डीएफ डॉट शेप। तो ये शेप फंक्शन हमें क्या बताता है कि कितनी डेटा में हमारे पास रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो 9 रो हैं और चार चार कॉलम। अगर आप यहाँ पे डेटा में देखोगे, हमारे पास 9 रोज हैं और 4 कॉलम इधर अलग से हमें दिखाई दे रहे हैं। राइट, सो शेप शो करता है कि क्या हमारे पास कितने रो एंड कितने कॉलम हैं। अब इसके बाद डी टाइप्स हमने पढ़ा था नंपाई में। तो नंपाई में डी टाइप्स क्या कर रहा था, जो भी एक वेरिएबल हम यूज कर रहे थे उसका टाइप यहाँ पे इंडिकेट कर रहा था। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम देखेंगे तो वेब अंडरस्कोर डीएफ डॉट डी टाइप्स। तो ये यहाँ पे इंडिविजुअल जो भी कॉलम है उन सबके टाइप क्या है वो यहाँ पे हमें डिनोट कर रहा है डी टाइप्स। तो डेट का टाइप क्या है, क्लोज का टाइप क्या है, वॉल्यूम का टाइप क्या है, सिंबल का टाइप क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पे हमें दिखा रहा है डेटा टाइप। ओके, इसी तरह से एक इन्फो फंक्शन होता है। इन्फो फंक्शन हमें डेटा के बारे में ओवरऑल इंफॉर्मेशन हमें शो करता है। तो ओवरऑल इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे ये डेटा है, तो इस डेटा में हमारे पास कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, किसके क्या टाइप है, तो सब एक साथ दिखाता है। जैसे शेप यहाँ पे इसने अलग से दिखाया, यहाँ पे डी टाइप इसने अलग से दिखाया। राइट, यहाँ पे अगर हम देखेंगे इन्फो सारी चीजें एक साथ शो करता है। यहाँ पे 9 रोज हैं, 0 से 8 तक इंडेक्स है इसके। टोटल 4 कॉलम हैं, कौन कौन से कॉलम है, कितनी नॉट नल वैल्यूज हैं, कितने डेटा टाइप्स हैं। और लास्ट में समरी में एक फ्लोट है, एक इंटीजर है और 2 ऑब्जेक्ट टाइप के हैं। तो एक बार में हमें पूरी फाइल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो कर रहा है। राइट, नेक्स्ट आता है यहाँ पे पीपल अंडरस्कोर डीएफ डॉट काउंट। तो यहाँ पे अब जैसे पीपल डीएफ ऊपर हमने बनाया था, तो पीपल डीएफ कहाँ पे है? बहुत ऊपर बनाया था हमने, हम उसको फिर से बना लेते हैं। ये वाला है पीपल डीएफ हमारा। तो हम इसको यहाँ पे फिर से एग्जीक्यूट करा लेते हैं। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे पीपल अंडरस्कोर डीएफ डॉट काउंट। तो यहाँ पे कितनी रोज हैं, हर हर रिकॉर्ड में कितने वैल्यूज हैं वो यहाँ पे दिखा रहा है। सब में 4-4 वैल्यूज हैं, 4 ही रोज थी वहां पे, तो सब में 4-4 वैल्यूज हैं। ऐसे ही यहाँ पे जो सीएसवी डीएफ, जो हमने सीएसवी इंपोर्ट किया था, उसका काउंट देखेंगे तो यहाँ पे ये सीएसवी हमने यहाँ पे कौन सी थी, ये वाली हमारी सीएसवी वाला डेटा फ्रेम था। ठीक है, ये वाला डेटा फ्रेम है। तो ये इस वाले डेटा फ्रेम में यहाँ पे हमारे पास कितने सारे कॉलम हैं, इन सबके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे सीएसवी डॉट काउंट, तो इसमें हर काउंट में मतलब हर कॉलम में कितनी वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 26 है। एक मिसिंग वैल्यू भी थी ना, कल मैंने देखी थी, हमने देखी थी प्राइस में, जी सर। एक मिसिंग वैल्यू। यस। बाकी सब में 27 मतलब पूरी वैल्यूज है। ठीक है, ऐसे ही पीपल अंडरस्कोर डीएफ की इंडेक्सिंग, तो इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होके और 4 पे इंडेक्सिंग इसकी स्टॉप स्टॉप हो रही है। तो 4 ही कॉलम है यहाँ पे। ओके, ऐसे ही यहाँ पे कौन कौन से कॉलम के नाम है यहाँ पे, ये यहाँ पे दिखा रहा है। और ये यहाँ पे पूरा डेटा दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी इंफॉर्मेशन किसी भी टेबल के बारे में पता कर सकते हो कि कितने रिकॉर्ड्स हैं, कितनी मिसिंग वैल्यूज हैं, कितनी कहाँ से कहाँ तक इंडेक्स है, कितने इंटीजर हैं, कितने फ्लोट हैं, कितने ऑब्जेक्ट हैं। ये सारी चीजें आप यहाँ पे छोटी छोटी वैल्यू से तो फाइंड आउट कर सकते हो। ओके,
अब हम किसी भी डेटा फ्रेम पे हम ऑपरेशंस कैसे अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे सिलेक्शन, एडिशन, डिलीशन वगैरह के जो ऑपरेशंस हैं वो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। सो ये अप्लाई करने में यहाँ पे पीपल अंडरस्कोर डीएफ ऑफ ब्लड ग्रुप। सो ब्लड ग्रुप केवल हमें एक ही कॉलम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जैसे हम सेलेक्ट में करते थे, सेलेक्ट में कॉलम का नाम देते थे और टेबल का नाम देते थे, तो यहाँ पे भी ये टेबल का नाम है और ये कॉलम का नाम। वैसे इस पूरे में चार कॉल है यहाँ पे, नेम, एज, ब्लड ग्रुप, ये अलग अलग है, लेकिन हमें केवल ब्लड ग्रुप चाहिए, तो हमने यहाँ पे ब्लड ग्रुप दिया, तो यहाँ पे इसने ब्लड ग्रुप की वैल्यूज रिटर्न कर दी। ओके, इसी तरह से केवल स्कोर चाहिए हमें। ये एक हमें नया कॉलम ऐड करना है, सॉरी, हमें नया कॉलम ऐड करना है पीपल अंडरस्कोर डीएफ में। अभी पीपल अंडरस्कोर डीएफ हमारी इस तरीके से दिखाई दे रही है, नेम, एज एंड ब्लड ग्रुप। अब यहाँ पे साइड में हम एक नया कॉलम स्कोर वाला ऐड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे हमने स्कोर वाला कॉलम दिया, उसमें यहाँ पे 4 वैल्यूज दे दी, तो वो करस्पॉन्डिंग यहाँ पे असाइन होके आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम उसको एग्जीक्यूट कराएंगे, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग में 4 वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि अब यहाँ पे 4 वैल्यूज, तो अगर आप 4 वैल्यूज ना देके यहाँ पे सपोज 5 वैल्यू दे देते हो या 3 वैल्यू दे देते हो, तो यहाँ पे एरर आ जाएगी, क्योंकि वो एक करस्पॉन्डिंग वैल्यू के लिए यहाँ पे वो वैल्यू सिलेक्ट नहीं कर पा रहा है। राइट, तो यहाँ पे आप 3 या 5 नहीं दे सकते, 4 है, तो आपको 4 ही वैल्यू देनी है, कम या ज्यादा नहीं दे सकते। ठीक है, यस सर। क्लियर है। इसी क्लियर तरीके है। से एग्जिस्टिंग कॉलम्स को यूज करके हमें कोई नया कॉलम क्रिएट करना है, तो अब जैसे यहाँ पे हमें एक नया कॉलम सम क्रिएट करना है, जिसमें इस सम में हमें स्कोर और एज को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमने इसको क्रिएट किया, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक नया कॉलम बन के आ गया। तो इस तरीके से आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग डेटा में नए कॉलम क्रिएट कर सकते हो। तो ये जनरली जो प्रोसेस होती है कि नए कॉलम ऐड करना नीड के अकॉर्डिंग, कॉलम बेस पे अकॉर्डिंग हमें नए नए वैल्यूज ऐड करना, उसको हम बोलते हैं फीचर इंजीनियरिंग। ओके, बहुत बार आपको ये टर्म्स फ्रीक्वेंटली सुनने को मिलेगा कि फीचर इंजीनियरिंग हमने करी, फीचर इंजीनियरिंग करी। तो फीचर इंजीनियरिंग का मतलब और कुछ नहीं है, नए कॉलम ऐड करना है बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग कॉलम। आपके पास कुछ डेटा है, अब वो उस डेटा में आपको मॉडलिंग पर्पज से कुछ नई चीज ऐड करनी है, कुछ नई इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, जो कि आपको डायरेक्ट डिस्प्ले करनी है। तो आप यहाँ पे फीचर इंजीनियरिंग करके उसकी वैल्यूज को डायरेक्ट यहाँ पे कंपोज करा सकते हो। ठीक है, यस क्लियर है। सर। यस सर। ओके, अब इसके बाद अब आपको कोई एग्जिस्टिंग कॉलम ड्रॉप करना है, डिलीट करना है, तो आप यहाँ पे ड्रॉप स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। तो ड्रॉप फंक्शन यूज करोगे, और यहाँ पे हमें सम वाला कॉलम, ये जो नया कॉलम हमने बनाया है, ये हमें ड्रॉप करना है, तो हमने यहाँ पे देंगे, और यहाँ पे एक्सिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे एक्सिस 1 और 0 का मतलब होता है कि जब हमें कॉलम से ड्रॉप करना होता है, जब हमें रो से ड्रॉप करना है तो एक्सिस इक्वल टू 0 देते हैं, जब कॉलम से ड्रॉप करना होता है तो एक्सिस इज इक्वल टू 1 देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, तो इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू का मतलब है कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो हमें परमानेंटली डिलीट करनी है। अगर आप यहाँ पे इन प्लेस इज इक्वल टू फॉल्स लिखोगे, लेट सपोज आप यहाँ पे इन प्लेस इज इक्वल टू फॉल्स लिखोगे, राइट, हमने यहाँ पे इन प्लेस इज इक्वल टू फॉल्स लिखा, राइट। अब हम यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कराते तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्प्ले पर्पज से वो हट गई, लेकिन दोबारा जब हम यहाँ पे आप इसको प्रिंट कराओगे तो देखोगे दोबारा से आ गई, तो वो एक्चुअली हटी नहीं है, यहाँ पे डिस्प्ले पर्पज से वो हट गई है। एक्चुअली टेबल में वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो अगर आपको परमानेंटली डिलीट करना है तो आपको इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू लिखना पड़ेगा। जब आप यहाँ पे इन प्लेस इक्वल टू ट्रू लिखोगे तो अभी यहाँ पे आउटपुट शो नहीं करेगा, लेकिन जब आप यहाँ पे रन कराओगे तो यहाँ पे वो बिना उसके शो करेगा। तो इस तरीके से आप अपने डेटा से कोई भी कॉलम परमानेंटली डिलीट करने का ट्राई कर सकते हो। इज दिस क्लियर। यस सर। ओके, ग्रेट। अब इसके बाद आता है हमारे पास कि अब जैसे हमें कोई कॉलम पूरा डायरेक्टली डिलीट करना है, राइट। तो यहाँ पे तो ड्रॉप स्टेटमेंट से हम पहले कॉलम डिफाइन कर रहे हैं, फिर रो से डिलीट करना है, कॉलम से डिलीट करना है। अगर इतना बवाल नहीं करना है तो सिंपली आप ड्रॉप स्टेटमेंट, सॉरी, डेल स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। सो डेल स्टेटमेंट से क्या होगा, डेल स्टेटमेंट से जब आप यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे पीपल अंडरस्कोर डीएफ और स्कोर, ये पूरा कॉलम ही डिलीट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो ये पूरा कॉलम डिलीट हो गया। अब दोबारा अगर आप इसको एग्जीक्यूट कराओगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगी, क्योंकि अब ये कॉलम डिलीट हो चुका है, राइट। यस सर। सो हाँ, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। और अब जैसे यहाँ पे हमें कॉलम कोई, अब जैसे हमारे हमारे पास ये नेम है, इस नेम कॉलम को हमें
एज अ इंडेक्स सेट करना है तो हमने यहाँ पे किया पीपल अंडरस्कोर डीएफ डॉट सेट इंडेक्स और नेम। तो अब जब यहाँ पे हम न्यू पीपल डीएफ प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेम एज अ इंडेक्स वाइज यहाँ पे हमें दिखाई देने लगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है सर, क्लियर है। एनी डाउट? नो सर। ओके, ग्रेट। और इसी तरीके से यहाँ पे पीपल डॉट ड्रॉप, तो ड्रॉप से आप अपनी जो भी कॉलम है उसको ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो फ्यूचर वार्निंग आ रही है, ये चीजें चेंज होने वाली हैं। तो फ्यूचर वार्निंग इन फ्यूचर वर्जन ऑफ pandas ऑल आर्गुमेंट्स ऑफ डेटा फ्रेम डॉट ड्रॉप एक्सेप्ट द आर्गुमेंट लेबल्स विल बी कीवर्ड ओनली। तो आगे ये फॉर्मेट चेंज हो जाएगा फ्यूचर में, अभी तो ठीक है। ओके, सो ऐसे ही ये तो हम ये ड्रॉप जब हमें किसी कॉलम से ड्रॉप करना होता है तो हम यहाँ पे वन यूज करते हैं। जब हमें किसी रो से ड्रॉप करना होता है, जैसे यहाँ पे हमारे पास रिक, मॉर्टी, समर, बेथ, ये सारे कॉलम, ये सारी वैल्यूज हैं। और हमें समर की वैल्यू यहाँ पे ड्रॉप करनी है, तो समर क्या है, यहाँ पे रो में है, तो हमें रो वाइज ड्रॉप करना है। तो रो वाइज ड्रॉप करने के लिए हम यहाँ पे एक्सेस इज इक्वल टू 0 यूज करेंगे, तो यहाँ पे ये पूरी रो ड्रॉप हो जाएगी। तो हम इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कराएंगे, फिर हम जब रन कराएंगे तो न्यू पीपीडीएफ में यहाँ पे हमारा जो समर वाला कॉलम, समर वाली जो रो है वो यहाँ से ड्रॉप हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप रो से, कॉलम से अलग अलग तरीके से वैल्यू यहाँ पे हटा सकते हैं। ओके, अब इंडेक्सिंग कैसे होती है? तो इंडेक्सिंग जैसे नॉर्मली डेटा फ्रेम्स में होती है, जैसे नॉर्मली अलग दूसरे डेटा टाइप्स में होती है, वैसे यहाँ पे भी आपको इंडेक्सिंग करने की फैसिलिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पे जब जैसे हम ये फाइल इंपोर्ट कराते हैं, ये वाइन वाली फाइल है। अब इस वाइन वाली फाइल में हमारे पास अभी आप देख रहे हो यहाँ पे ईयर है, राइट? तो ईयर को हम अगर इंडेक्सिंग में सेट करते तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेट अंडरस्कोर इंडेक्स, और इसको हम यहाँ पे ईयर के साथ में डाल देते। तो अभी यहाँ पे आप देखोगे तो जो यहाँ पे कॉलम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो पहले ईयर हमारा कॉलम वाइज दिखाई दे रहा था, और लेफ्ट साइड में यहाँ पे देखो 0 1 2 3 4 डिफॉल्ट इंडेक्सिंग आ रही थी। अब वो डिफॉल्ट इंडेक्सिंग हट गई और यहाँ पे ईयर आ गया। बट इसका मतलब ये नहीं कि डिफॉल्ट इंडेक्सिंग डिलीट हो गई, डिफॉल्ट इंडेक्सिंग भी रहेगी और ये इंडेक्सिंग भी रहेगी, राइट? तो आप अगर यहाँ पे इंडेक्सिंग वाइज कुछ वैल्यू एक्सेस करना चाहते हो तो आप यहाँ पे करस्पॉन्डिंग वैल्यू एक्सेस कर सकते हो। ओके, एनी डाउट? नहीं सर। ओके, ग्रेट। सो अभी यहाँ पे अब इसके बाद इंडेक्स वाइज अगर हमें वैल्यूज एक्सेस करनी तो हम यहाँ पे आई लॉग को यूज करते हैं। आई लॉग क्या करता है, हमें इंडेक्स वाइज हमें लोकेशंस की वैल्यू को रिटर्न करता है। ओके, इंडेक्स वाइज जो भी हमारे पास वैल्यूज आती हैं उनको यहाँ पे हमें यहाँ पे ये रिटर्न करके देगा। तो यहाँ पे हमने आई लॉग दिया, आई लॉग 0 to 4 एंड 0 to 5। तो पहला जो पार्ट है वो आपकी रो का सिलेक्शन का है, और जो दूसरा पार्ट है वो कॉलम के सिलेक्शन का है, राइट? तो यहाँ पे 0 to 4 दिया है, तो यहाँ पे 0 to 4 मतलब पहली चार वैल्यू 1952 से 1957 तक आएगी। और दूसरा हमने 0 to 5 दिया है, तो 0 to 5 में ये 0 1 2 3 क्या दिया है हमने, 0 to 5 दिया, कुछ और दिया है, 0 to 3 दिया है। तो 0 to 3 में ये 0 1 2 3 यहाँ तक आएगा हमारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस, यहाँ कहाँ गया, हाँ 0 to 5 है, अच्छा। तो 0 to 5 में तो पांच ही कॉलम आएंगे। तो प्रिंटर, विंटर रेन, प्राइस, विंटर रेन, एजीएसटी एंड हार्वेस्ट रेन एंड एज। सो 0 1 2 3 4 यहाँ तक सारे सारे कॉलम आएंगे, यहाँ पे आउटपुट में आप देख सकते हो। ठीक है, तो पहली चार रोज और पहले पांच कॉलम यहाँ पे हमारे पास आउटपुट में आ रहे हैं, जैसा हमने इंडेक्स में स्पेसिफाई किया है। हमने यहाँ पे दे दिया कोलन, तो इसका मतलब है कि रोज सारी प्रिंट होंगी। और यहाँ पे हमने दिया 0 to 3, तो कॉलम 0 से स्टार्ट करके और 2 तक, तो 0 1 2 ये सारे कॉलम आ गए और रोज सारी आ गई। यहाँ पे डॉट कोलन लगा हुआ है, आगे पीछे कुछ नहीं, मतलब सारी रोज, राइट? और यहाँ पे हमने दे दिया 0 to 4 रोज एंड कोलन, तो यहाँ पे अब कॉलम सारे आ गए और जो रोज हैं वो 0 to 4 आ गई है। ओके, ये क्लियर है, इजी है? यस सर। अभी ना कहीं है। कृष्णा जी, कृष्णा जी, यस सर। ओके, ग्रेट। अब इसी तरीके से यहाँ पे हम अब यहाँ पे ये तो हो गया आई एल ओ सी, जब भी हमें इंडेक्स वाइज डेटा को एक्सेस करना है।
अब जब हमें कॉलम के नेम वाइज डेटा को एक्सेस करना है, तो अब मैंने बताया दोनों तरीकों से आप एक्सेस कर सकते हो, इंडेक्स वाइज एंड नेम वाइज, दोनों तरीकों से आप एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे मार्केट अंडरस्कोर डीएफ डॉट एलओसी हमने दिया। अब यहाँ पे हमने दिया 1 2 3। 1 2 3 मीन्स पहले इंडेक्स से स्टार्ट होके और सेकेंड इंडेक्स तक जाएगा, राइट। और दूसरा यहाँ पे है एज, केवल एज वाला कॉलम दिखाना है, राइट। तो यहाँ पे हम उसको रन कराएंगे तो केवल उतना ही पार्ट यहाँ पे हमारे पास आएगा। तो यहाँ पे अब जैसे 10 से स्टार्ट होके यहाँ पे 10th रो ऑनवर्ड्स यहाँ पे दिखाएगा, रो 10 ऑनवर्ड्स कॉलम प्राइस टू हार्वेस्ट रेन, तो प्राइस, विंटर रेन, एजीएसटी एंड हार्वेस्ट रेन, यहाँ पे ये सारी चीजें 10वें नंबर कॉलम से स्टार्ट करके और हमें आगे दिखा रहा है। ओके, इसी तरह से हमें कंडीशनल बेस पे करना है, जैसे कंडीशनल बेस पे हम नमपाई में कर रहे थे, वैसे कंडीशनल बेस पे हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 बाय 1 आप कंडीशन डाल के देख सकते हो। तो अब जैसे केवल हमें क्या करना है, यहाँ पे हम इसके बीच में ले लेते हैं, हमें केवल वो डेटा चाहिए जहाँ पे हार्वेस्ट रेन 200 से ज्यादा है। तो यहाँ पे हमने इसको डाला और हमने इसको यहाँ पे क्लोज, यहीं पे हम क्लोज कर देते हैं, लेट्स सपोज। तो यहाँ पे अभी आप देखोगे कि कितना क्या क्या डेटा हमें हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मार्केट डीएफ में हार्वेस्ट रेंज जहाँ पे 200 से ज्यादा है वो हमें डेटा शो करना है। हम इसको यहाँ पे रन कराते हैं। यहाँ पे अभी आप देखो हार्वेस्ट रेंज का वही डेटा शो हो रहा है जहाँ पे डेटा हार्वेस्ट रेंज 200 से ज्यादा है। अब इसी में हमें कंडीशन दूसरी डालनी है। ये तो पहली एक कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन डालनी, तो दूसरी कंडीशन में हम यहाँ पे एंड लगा के या और लगा के हम डाल सकते हैं, जैसे भी नीड है उसके अकॉर्डिंग हम एंड या और यहाँ पे यूज करें। तो हमने दूसरी दूसरी कंडीशन डाल दी, राइट। तो यहाँ पे ये दूसरी कंडीशन आ गई। तो अब यहाँ पे एज भी लेस देन 20 वाली आ गई। अगर आप ग्रेटर देन 20 करना चाहते हैं तो आप ग्रेटर देन 20 कर सकते हो। तो यहाँ पे ग्रेटर देन 20 में एक ही है तो वो यहाँ पे आ रहा है। तो जैसा भी है आप यहाँ पे उसको लेके आ सकते हो। तो ये वाला जो पार्ट हुआ, ये वाला पार्ट तो हो गया कि आपको कौन सी रोज चाहिए। तो रो में जो फिल्टरिंग लगाते हैं ना, जैसे वेयर स्टेटमेंट हम लगाते थे सेलेक्ट में, और यस सर, यस सर। एक्सेल में हम फिल्टर लगाते थे, राइट। तो जो फिल्टर लगाते थे तो जो रो बचती थी, तो वही चीज हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। यहाँ पे भी हम फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं। और इसी तरीके से अब हमें फिल्टर के साथ में हमें कॉलम्स को भी फिल्टर हुआ। कुछ कह रहे हैं विनीत जी? नहीं सर। ओके, ओके। सो यहाँ पे हमारे पास मार्केट अंडरस्कोर डीएफ और यहाँ पे एजीएसटी से एज तक हमें वैल्यू प्रिंट करानी है। तो हमने ये तो कंडीशन वही है, राइट। तो इसमें हमें इतनी सारी वैल्यूज मिल रही हैं और हम यहाँ पे साथ में एजीएसटी से एज तक ले लेते, पूरे सारे कॉलम ना लेके। तो यहाँ पे एजीएसटी से एज तक ही हमें सारी वैल्यूज दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कॉलम लेवल पे, रो लेवल पे अलग अलग फिल्टरिंग डाल सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी रो चाहिए, कौन सी कॉलम चाहिए, ठीक है। ऐसे यहाँ पे हमने पहला पहला पार्ट एकदम ब्लैंक रखा, बाद में हमने दे दिया एजीएसटी से लास्ट तक। तो एजीएसटी से लास्ट तक सारे कॉलम यहाँ पे प्रिंट होके आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एजीएसटी से लास्ट तक सारे कॉलम जितने और रोज सारी प्रिंट हो गई, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? यस सर। अब यहाँ पे हम बात करते हैं डेटा फ्रेम्स में और वैल्यूज डेटा फ्रेम में। अब लेट सपोज हमारे पास दो डेटा फ्रेम है, एक ये हमने क्रिएट किया, ये एक डिक्शनरी से हमने क्रिएट किया, दूसरा एक डिक्शनरी से हमने दूसरा डेटा फ्रेम क्रिएट कर दिया, df1 एंड df2। तो ये दोनों डेटा फ्रेम अब आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला हमारा पहला डेटा फ्रेम है और ये वाला हमारा दूसरा डेटा फ्रेम है। अब यहाँ पे हमें इनको इन डेटा फ्रेम्स को मर्ज करना है, कंकैटिनेट करना है। तो पहले हम कंकैटिनेट देखते हैं। कंकैटिनेट का मतलब क्या होता है कि आपको वैल्यूज एक के बाद दूसरी जस्ट अटैच कर देनी है। ओके, यहाँ पे एक के बाद दूसरे लेवल पे जस्ट आपको वैल्यूज यहाँ पे अटैच कर देनी है। तो अटैच करने का में क्या होता है कि जस्ट अब जैसे एक एक यहाँ पे ये सारी वैल्यूज खत्म हुई, इसके बाद तुरंत यहाँ पे दूसरी वैल्यूज यहाँ पे स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे कॉनकैट फंक्शन का यूज करते हैं। तो कॉनकैट फंक्शन क्या करता है, जैसे ही एक टेबल की रोज यहाँ पे खत्म हुई, तुरंत उसके नीचे
दूसरी टेबल की रोज लग जाएंगे। तो यहाँ पे कंकैटिनेट df1, तो df1 की वैल्यू सारी पहले आएंगी, df2 की उसके बाद में आएंगी। और यहाँ पे हमें क्योंकि रो वाइज ज्वाइन करना है, रो वाइज कंकैटिनेट करना है, तो हमने यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 दे दिया। तो ये रो वाइज कंकैटिनेट हो रहे हैं। अगर एक्स इक्वल टू 1 देंगे तो कॉलम वाइज होगी, अभी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि df1 की वैल्यू पहले आ रही है और df2 की वैल्यू नीचे आ रही है। अब यहाँ पे देख रहे हो आप, जो इंडेक्स देख रहे हो, तो इंडेक्स पहली टेबल में ये इंडेक्स थे और दूसरी टेबल में भी यही इंडेक्स थे, तो वो इंडेक्स यहाँ पे चेंज नहीं हुए। तो अगर यहाँ पे आप इंडेक्स चेंज नहीं होते तो हमारी फिर इंडेक्सिंग का क्या फायदा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंडेक्सिंग को अपडेट करेंगे। तो इंडेक्सिंग को अपडेट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे, वो चीज अभी बाद में आएगी कि हम इंडेक्सिंग को कैसे अपडेट कर सकते हैं। अभी उसको हम देखते हैं। और हम कॉलम वाइज मर्ज करेंगे, तो हम यहाँ पे एक्सेस 1 दे दिया, तो यहाँ पे पहली टेबल के ये सारे कॉलम, इसके बाद फिर दूसरी टेबल के सारे कॉलम इमीडिएटली अप्लाई हो गए। तो कंकैटिनेट में आपको इसी तरीके से आपको यहाँ पे ऊपर नीचे आपको उनको अटैच कर देना है। ओके। अब इसके बाद हम आते हैं मर्जिंग, डेटा फ्रेम की मर्जिंग पे। तो मर्जिंग क्या होती है, जैसे ज्वाइनिंग आपने पढ़ी थी, ज्वाइनिंग याद है एसक्यूएल में? एसक्यूएल में ज्वाइनिंग याद है? यस सर, यस सर। दो डेटा को ज्वाइन करना था मैंने एक दूसरे से। हाँ, रो को, और जहाँ पे हमें डेटा को एक की के बेस पे ज्वाइन करना होता था, तो यहाँ पे भी जब हम ज्वाइनिंग करते हैं तो एक की के बेस पे हम अपने डेटा को यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। तो की के बेस पे डेटा ज्वाइन करने के लिए हमें एक कॉमन की चाहिए होती है। तो कॉमन की यहाँ पे क्या है, जैसे df1 है, df2 है, तो यहाँ पे कॉमन की हमारे पास लेट से सब हमारी कॉमन की है, राइट। तो हमने यहाँ पे ऑन सब लिख दिया, तो यहाँ पे लेफ्ट में डेटा सेट हमारा df1 आ गया और राइट में डेटा सेट हमारा df2 आ गया, और ऑन सब, तो यहाँ पे सब हमारी की वैल्यू हो गई जिसके बेस पे यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है, राइट। तो बाय डिफॉल्ट अगर हमने यहाँ पे अभी ज्वाइनिंग का कोई टाइप हमने डिफाइन नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट ये इनर ज्वाइन बनेगा। तो इनर ज्वाइन में क्या होता है, इनर ज्वाइन पढ़ा है ना? इनर ज्वाइन पढ़ा है। दोनों अंदर का ज्वाइन करते थे। तो जहां दोनों कॉमन वैल्यूज होंगी, दोनों में जो दोनों टेबल्स में जो कॉमन वैल्यू होंगी, उसको हम यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इनर ज्वाइन। ठीक है। तो इनर ज्वाइन यहाँ पे बेसिकली सब सब 3 सब 4 सब 5 आप देखोगे, तो दोनों टेबल में यहाँ पे सब 3 सब 4 सब 5 दोनों में एग्जिस्ट कर रही है, राइट। सब 3 सब 4 सब 5, ये यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे और यहाँ से यहाँ तक, तो दोनों में एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे ID X नेम X, ID Y नेम Y, सब कॉलम सेम है, और यहाँ पे सब 3 सब 4 सब 5 ये यहाँ पे हमें वैल्यू मिल रही है। ओके, यस सर। एनी डाउट? नो सर। ओके। सो ये होता है इनर ज्वाइन। आप अब आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग चेंज करनी है, गिव मी अ सेकंड। सॉरी। सो हाँ, यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे हमने कोई किस टाइप से हम ज्वाइन कर रहे हैं वो हमने यहाँ पे नहीं दिया, केवल ऑन सब दे दिया, मतलब इस की पे ज्वाइन कर रहे हैं। अब हमें लेफ्ट ज्वाइन कर रहे हैं या इनर ज्वाइन कर रहे हैं या आउटर ज्वाइन कर रहे हैं, वो हमने नहीं किया। तो अगर आपको वो अलग से स्पेसिफाई करना है, बाय डिफॉल्ट तो इनर होता है, अगर आपको अलग से स्पेसिफाई करना है तो हम यहाँ पे हाउ पैरामीटर यहाँ पे हम दे सकते हैं। तो हाउ इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने आउटर दे दिया, तो यहाँ पे अब यही ज्वाइन आउटर ज्वाइन बन जाएगा। यहीं पे अगर आप लेफ्ट दोगे तो यहाँ पे
ये लेफ्ट ज्वाइन बन जाएगा, अगर राइट दोगे तो राइट ज्वाइन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप आउटपुट पे डिफरेंस ऑब्जर्व कर रहे होगे कि क्या आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, तो आउटपुट में डिफरेंस आपको खुद से ही पता लग जाएगा, तो वो आपको आप चूंकि ऑलरेडी कर चुके हो, तो आप जिस भी टाइप का यहाँ पे ज्वाइन अप्लाई करोगे उसी टाइप का ज्वाइन यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ऐसे ही हम दूसरी की पे ज्वाइन करके देख सकते हैं, तो आईडी हमने यहाँ पे दिया, तो आईडी के बेस पे यहाँ पे इनर ज्वाइन होके ये सारी वैल्यू आ गई। तो ये बेसिकली ये सारी वैल्यूज इस तरीके से आप यहाँ पे मर्ज कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, जैसे भी आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। ओके, यस सर। अब मान लो आपको डेटा फ्रेम में नई रोज ऐड करनी है। नई रोज ऐड करने के लिए अब यहाँ पे ये DF3 हमने एक डेटा फ्रेम बनाया। DF3 डेटा फ्रेम में हमने यहाँ पे क्रिएट किया। यहाँ पे DF1 हमारे पास पहले से क्रिएटेड है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, DF1 के एंड में DF3 के डेटा को ऐड करना है। तो यहाँ पे अब दोनों अलग अलग डेटा सेट है। यहाँ पे DF डेटा फ्रेम है, ये अलग डेटा फ्रेम है और ये अलग डेटा फ्रेम है। अब हमें यहाँ पे DF1 के लास्ट में जो नया डेटा फ्रेम आया है उसको हमें ऐड करना है, तो अपेंड करना है। तो यहाँ पे अपेंड करने के लिए यहाँ पे हम अपेंड फंक्शन को यूज करते हैं। DF1 डॉट अपेंड हमने डाला और उसमें हमने DF3 सप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे हमें ये जो मिल गया, ये DF आप देख रहे हो कि DF3 की जो वैल्यूज है वो नीचे यहाँ पे ऐड होके आ गई। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये वैल्यू तो ऐड होके आ गई, लेकिन इंडेक्सिंग इनकी प्रॉपर नहीं है, क्योंकि ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन था वो एक अलग डेटा सेट था, ऊपर वाला पोर्शन अलग डेटा सेट था। तो इनकी इंडेक्सिंग प्रॉपर यहाँ पे हमें नहीं मिल रही है। राइट, तो इंडेक्सिंग प्रॉपर ना हमें अगर करनी है, क्योंकि अभी यहाँ पे इंडेक्सिंग 0 0 1 1 ये रिपीट हो रही है। हम ये चाहते हैं कि ये रिपीट ना हो, ये कंटिन्यू हो जाए। तो यहाँ पे हम देखें प्लेस करेंगे इग्नोर इंडेक्स इज इक्वल टू ट्रू। राइट, तो जब यहाँ पे इग्नोर इंडेक्स इज इक्वल टू ट्रू करेंगे तो अब आप यहाँ पे देखोगे जो यहाँ पे वैल्यू बन के आएंगी, तो यहाँ पे आपकी जो इंडेक्सिंग है वो कंटिन्यू हो गई। बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स रहती है। अगर हम यहाँ पे ट्रू दे देंगे तो फिर वो इंडेक्सिंग इग्नोर करके आगे की इंडेक्सिंग, नई इंडेक्सिंग क्रिएट हो जाएगी। ओके, यस सर। एनी डाउट? नो सर। ओके, सो इस तरीके से आप यहाँ पे अगर जब भी नई रोज ऐड करनी है, एडिशनल रोज या दो डेटा फ्रेम ज्वाइन करने हैं, कंबाइन करने हैं, अपेंड करने हैं, तो ये यहाँ पे हम ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं। अब इसी तरह से कंडीशनल डेटा फ्रेम में हमारे पास आता है, तो हमें डेटा फ्रेम की जो वैल्यूज हैं उस पर कंडीशन अप्लाई करनी है। तो ऊपर भी अप्लाई करके देख चुके हैं हम, जैसे हमें एज पे कंडीशन अप्लाई करनी है, तो अगर हम सिंपल अप्लाई करेंगे तो ऐसे इस तरीके से ट्रू फॉल्स आएगा, लेकिन हमें वैसे नहीं करना है, हमें एक्चुअली डेटा चाहिए, तो हम यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये हमारा डेटा फ्रेम का नाम है और ये हमारी पूरी कंडीशन है। राइट, तो इससे कंडीशन डाल के हम यहाँ पे डेटा फ्रेम में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हमें एज डिवाइडेड बाई 2 हमें चेक करना है, तो हम वही एज आएंगी जो 2 से डिवाइड हो रही है। अब यहाँ पे एज ग्रेटर देन 25 एंड मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन 8, तो हम यहाँ पे इसको डालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएंगे। तो आप देख सकते हो बड़ी आसानी से ये छोटी छोटी चीजें हम ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, यहाँ भी आप इनको डाल के इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। इतना समझ में आ रहा है? यस यस सर। सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। क्लियर है सबको? यस सर। प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं क्या? नहीं नहीं सर, थोड़ा बहुत कर ले रहे हैं सर। वो आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये चीजें याद रहेंगी, नहीं बहुत जल्दी भूल जाओगे आप इनको। यस सर। तो ट्राई नॉट टू स्किप दीज थिंग्स। जैसे आप अगर प्रैक्टिस करते हो तभी आपको चीजें बेहतर तरीके से आप ऑब्जर्व कर पाओगे और हैंडल कर पाओगे। अभी ये चीजें बहुत आसान है। जो मेन टिपिकल पार्ट था वो तो आपका वही जो लॉजिकल पार्ट था जहाँ पे आपको लूप की प्रैक्टिस करनी थी, ये कंपैरेटिवली ये पोर्शन बहुत आसान है, लेकिन ये याद नहीं रहता है, जब जरूरत पड़ती तो याद नहीं रहता है। सो आप प्रैक्टिस करोगे तो याद बना रहेगा। ठीक है, यस सर। ओके। अब यहाँ पे आते हैं, हम मल्टी इंडेक्स डेटा फ्रेम पे आते हैं। तो अभी तक हम यहाँ पे जितने भी इंडेक्स क्रिएट कर रहे थे वो हम सिंगल इंडेक्स क्रिएट कर रहे थे। अब अगर हमें मल्टीपल इंडेक्स क्रिएट करने हैं, तो लेट्स से ये हम यहाँ पे हम एक डेटा क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 4 अलग अलग लिस्ट बनाई है, कंपनी, ईयर, रेवेन्यू और एम्प्लॉय।
अब हमें क्या करना है कि जैसे मान लो हम गूगल सब देते हैं तो गूगल की सारी वैल्यू हमें रिटर्न कर दे, माइक्रोसॉफ्ट देते तो माइक्रोसॉफ्ट की वैल्यू एक साथ सारी रिटर्न कर दे, तो उस तरीके की हमें इंडेक्सिंग क्रिएट करनी है। तो इस तरह जब हमें मल्टी इंडेक्स क्रिएट करना होता है तो पिवट टाइप की वैल्यू हमें क्रिएट करनी होती है। तो मल्टी इंडेक्स में हम यहाँ पे जो वैल्यूज हैं उनको हम कंटेनर में डालते हैं। तो जो हमारा वैल्यू वाला पार्ट है वो तो ये नीचे वाले दोनों है, रेवेन्यू एंड एम्प्लॉय, और जो इंडेक्स वाला पार्ट है वो कंपनी एंड ईयर है। तो दोनों के हम अलग अलग कंटेनर बना लेंगे। तो रेवेन्यू और एम्प्लॉय का हम एक अलग कंटेनर बना लेंगे। तो यहाँ पे ये हमने रेवेन्यू एम्प्लॉय का एक कंटेनर बनाया और कंपनी ईयर का हमने दूसरा अलग कंटेनर बनाया। इसको हम यहाँ पे हायर इंडेक्स के नाम से हम यहाँ पे सेव कर देते हैं अलग से। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये आपका हायर इंडेक्स के नाम से यहाँ पे सेव हो गया। अब हमें इस हायर इंडेक्स को मल्टी इंडेक्स में कन्वर्ट करना है। तो मल्टी इंडेक्स में कन्वर्ट करने के लिए पीडी डॉट मल्टी इंडेक्स हमने यहाँ पे दिया, और ये जो हमने यहाँ पे टपल क्रिएट किया था उस टपल को हमने यहाँ पे सप्लाई कर दिया, फ्रॉम टपल्स एंड हायर इंडेक्स। ठीक है, तो ये मल्टी इंडेक्स देने से अब ये जो पोर्शन है ये मल्टी इंडेक्स में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो अब ये हायर इंडेक्स नाम से जो यहाँ पे वैल्यू आई है ये मल्टी इंडेक्स बन चुकी। ठीक है, अब इस मल्टी इंडेक्स को हमें आगे यूज करना है इंडेक्स के फॉर्म में। ओके, सो जैसे हम पहले कर रहे थे तो यहाँ पे हमने जो डेटा है हमारा ये मेन डेटा है जहाँ पे हमने रेवेन्यू और एम्प्लॉय का कंटेनर बनाया है और इसमें इंडेक्स हमने डाल दिया हायर इंडेक्स। ओके, और ये हायर इंडेक्स डाले तो हायर इंडेक्स में ये चीजें ऑलरेडी हैं, और यहाँ पे कॉलम नेम हमने यहाँ पे दे दी रेवेन्यू और एम्प्लॉय, ये कंटेनर हमने कॉलम के नेम दे दिए। तो ये यहाँ पे ये है वो कंटेनर है जो हमने क्रिएट किया है, और यहाँ पे जो कॉलम के नेम है वो हमने यहाँ पे दे दिए। ठीक है, तो जब आप इसको हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कराएंगे, ये तो हमने अभी इसको एग्जीक्यूट नहीं कराया, ये करा है ये हाँ, अब इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अब यहाँ पे दो इंडेक्स हमें एक साथ दिखाई दे रहे हैं, एक ईयर वाला इंडेक्स है और एक हमारा कंपनी वाला इंडेक्स है, और रेवेन्यू और एम्प्लॉय की वैल्यूज हमें यहाँ पे अलग दिखाई दे रही है। इज दिस क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके, अब इसके बाद यहाँ पे मल्टी इंडेक्स डॉट अभी अभी जैसे यहाँ पे इंडेक्स नेम, इंडेक्स के ऊपर कुछ भी नाम नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे भी अलग नाम देना चाहते हैं कि इंडेक्स के नाम क्या है। हमने यहाँ पे ईयर और कंपनी का यहाँ पे नाम दे दिया। तो यहाँ पे जब इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ईयर एंड कंपनी हमें यहाँ पे मल्टीपल इंडेक्स दिखाई दे रही है। अब हमें अगर मान लो सपोज सिर्फ 2009 की वैल्यू एक्सेस करनी है तो 2009 हमने डाला और यहाँ पे एंटर किया, तो यहाँ पे आप देख लो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट दोनों की 2009 की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई है। ओके, यस सर। Yes, sir. एनी डाउट? Yes, sir. नो सर। ओके, और आगे चले अभी। और आगे भी पढ़ें अभी, अब नहीं सर, आज रहने देते हैं। हो गया। अभी इतना का ही थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे।